गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 8th क्लास की भूगोल का सेकंड चैप्टर, इसके अंदर भूमि संसाधनों की उपयोगिता के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, पिछले वीडियो के अंदर हमने जो भूमि संसाधन थे उसको प्रभावित करने वाले कारकों की हमने चर्चा की थी। आज हम भूमि संसाधनों की उपयोगिता यानी भूमि की उपयोगिता की चर्चा हम करेंगे। भूमि संसाधनों की उपयोगिता। सबसे पहले भूमि जो है हमारे लिए क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, संसाधन है। और इसके जो महत्वपूर्ण संसाधन के तौर पर हम इसका जो प्रयोग है वो किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले जो भूमि है इसका जो प्रयोग हम इमारतों के निर्माण के लिए करते हैं, यानी आवास, इमारतें यानी आवास के लिए। इसके साथ साथ भूमि जो है वो से हम लकड़ी एवं अन्य जो उत्पादन होते हैं जैसे गोंद और जड़ी बूटियाँ, ये सभी हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? भूमि संसाधनों से। यानी भूमि पर हम जो इमारतें बनाते हैं उसका प्रयोग हम अपने आवास के लिए करते हैं। इसके साथ भूमि से हमें लकड़ी और अन्य जो उत्पाद होते हैं जैसे गोंद और विभिन्न प्रकार की जो जड़ी बूटियाँ वो प्राप्त होती है। दूसरा है जो भूमि का उपयोग हम खनिजों के तौर पर करते हैं। खनिज यानी विभिन्न प्रकार के जो खनिज, जो लोहा ऐसक, तांबा, जस्ता और विभिन्न प्रकार के जो खनिज है वो हमें किससे प्राप्त होते हैं? भूमि से प्राप्त होते हैं। इसके बाद में जो भूमि कृषि के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है, कृषि के लिए हम जो है भूमि का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ भूमि क्या है, प्रमुख रूप से पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र है। पर्यटन केंद्र के रूप में भी हम भूमि का प्रमुखतः प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ निजी और व्यावसायिक जो उद्योग है वो भी हम कहाँ पे लगाते हैं? भूमि पे लगाते हैं। और जितने भी प्रकार के जो उद्योग होते हैं उनको चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों की प्राप्ति भी किससे होती है? भूमि से होती है। इसके साथ साथ भूमि जो संसाधन है उसमें ऊंचे ऊंचे जो पर्वत होते हैं, पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, मैदान, तालाब और समुद्र, ये सभी हमें कहाँ प्राप्त होते हैं? भूमि पर ही प्राप्त होते हैं। और इन्हीं पदार्थों यानी इन्हीं तत्वों से हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों की भी प्राप्ति करते हैं। क्या है, जो भूमि संसाधन है वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी यानी महत्वपूर्ण है। लेकिन जब लोग मकान बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वाणिज्य के लिए यानी व्यापार के उद्देश्य से जब इसका हम प्रयोग करते हैं, तो हम भूमि संसाधनों का क्या है, बेहिसाब से या बिना सोचे समझे ही इसका अत्यधिक मात्रा में इसका शोषण करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि भूमि होती है उस पर भी जो संसाधनों का वो है शोषण हो रहा है। शोषण का मतलब क्या है? भूमि का हम
इतनी ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं। जैसे कृषि है, कृषि के लिए जब हम कृषि क्षेत्र के अंदर जब हम भूमि का प्रयोग करते हैं तो इसमें अत्यधिक मात्रा में इसकी सिंचाई भी की जाती है, और सिंचाई की ज़्यादा मात्रा के कारण भी जो भूमि है वो क्या है, खराब हो जाती है। इसके साथ साथ भूमि जो कृषि संसाधनों के लिए प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के जो उर्वरक होते हैं, पेस्टिसाइड जो होते हैं, उसका हम अत्यधिक मात्रा में जब प्रयोग करते हैं तो भूमि जो है निम्नीकरण यानी भूमि की जो सतह है या भूमि की जो उपजाऊ परत है वो क्या है, नष्ट हो जाती है। तो भूमि संसाधन क्या है, एक महत्वपूर्ण कारक है। और इसके साथ साथ जो भूमि है वो क्या है, भूस्खलन, भूस्खलन, मृदा अपरदन, के कारण भी क्या है, भूमि जो है नष्ट हो जाती है या भूमि की जो ऊपरी सतह है वो खराब हो जाती है। भूस्खलन क्या होता है, भूस्खलन होता है भूकंप यानी प्राकृतिक किसी आपदा के कारण पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वो क्या है, में दरारें पड़ जाती है, या फिर जो चट्टानी जो क्षेत्र है उनका जो मलबा है वो नीचे गिर जाता है, वो क्या कहलाता है, भूस्खलन कहलाता है। और मृदा अपरदन क्या होता है, अत्यधिक तेज हवाओं या अत्यधिक जल के बहाव के कारण जो मिट्टी की ऊपरी परत जो होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर चली जाती है, तो वो भी क्या होता है, मृदा अपरदन कहलाता है। और ये सभी क्या है, भूमि का निम्नीकरण का एक प्रमुख कारण रहा है। भूमि निम्नीकरण यानी किसी भी कारण या किसी कारक के कारण द्वारा जो भूमि का नष्ट हो जाना या मृदा का, मिट्टी का अनउपजाऊ हो जाना क्या कहलाता है, भूमि निम्नीकरण कहलाता है। अब हम देखते हैं भूमि संसाधनों का जो संरक्षण है वो क्यों आवश्यक है। पहले तो ये देखेंगे भी संरक्षण क्या है। भूमि संसाधनों के संरक्षण का अर्थ है भी संसाधनों का सावधानी पूर्वक प्रयोग करना, सावधानी पूर्वक प्रयोग, वो क्या कहलाता है, मृदा का संरक्षण या भूमि संरक्षण कहलाता है। क्योंकि जो भूमि का उचित प्रबंधन है वो हमारे लिए अत्यधिक आवश्यक है, और भूमि जो है हमारी आगे आने वाली भावी पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। पृथ्वी पर प्राप्त जो अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ हो या प्रयोग की जाने कृषि क्षेत्र के अंदर प्रयोग की जाने वाली जो भूमि होती है उसका निम्नीकरण से बचाव ही हमारे लिए भावी पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। भूमि जो संरक्षण है के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या जो महत्वपूर्ण जो कदम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। महत्वपूर्ण कदम जो भूमि को निम्नीकरण से बचाते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं भी हमें भूमि के निम्नीकरण का, भूमि निम्नीकरण को बचाना, भूमि निम्नीकरण को बचाव यानी कोई भी किसी भी प्रकार की जो मृदा है उसको किसी भी कारण से अस्वस्थ यानी खराब होने से बचाना भूमि निम्नीकरण से बचाव कहलाता है। दूसरा है अधिक से अधिक पेड़ लगाना, अधिक पेड़ लगाना, कम सिंचाई या उपयुक्त सिंचाई भी कहा जा सकता है। जितनी मात्रा में पानी की हमें आवश्यकता होती है उसी के अनुसार जो है पानी जो है सिंचित किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ कृषि योग्य जो भूमि होती है, कृषि योग्य जो भूमि होती है उसको बढ़ाना चाहिए। कृषि योग्य जो भूमि होती है उसको बढ़ाना, और अति जो पशुचारण होता है, अति पशुचारण का मतलब क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो चरागाह होते हैं जहाँ पे पशुओं को चराया जाता है उसको कम मात्रा में प्रयोग किया जाए, या
वहाँ पे जो पशुओं यानी मवेशियों की संख्या को कम रखा जाए और इसको लंबे समय तक प्रयोग किया जाए। इसके साथ साथ रासायनिक जो पदार्थ होते हैं जिसका हम अपने कृषि क्षेत्र के अंदर मुख्य तौर पर इसका प्रयोग हम करते हैं, रासायनिक पदार्थ, कीटनाशक, कीटनाशक जो दवाई होती है, कीटनाशक दवाइयाँ, खरपतवार नाशक, खरपतवार नाशक जो पदार्थ होते हैं उसका हम जो कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं उसका हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए, तभी हम भूमि निम्नीकरण से उसको बचा सकते हैं। इसके साथ साथ जितने भी जैव पदार्थ हैं यानी इन रासायनिक पदार्थों की बजाय कृषि क्षेत्र में हमें जो जैव उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। जैव उर्वरक जो होते हैं, जैव जो उर्वरक होते हैं यानी जैसे जैविक खाद होती है, गोबर की जो खाद होती है या बायोगैस से जो प्राप्त जो खाद जो होती है और विभिन्न जो जीवों से प्राप्त जो खाद होती है, जैसे गले सड़े जो पौधे होते हैं उसके द्वारा प्राप्त जो खाद होती है उसका हमें अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाना चाहिए और इसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब हम मृदा जो संसाधन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये तो थी भूमि संसाधनों की उपयोगिता। अब हम पढ़ते हैं जो मृदा होती है वो संसाधन के तौर पर क्या है। मृदा संसाधन, अब सबसे पहले हम देखेंगे भी मृदा क्या है, क्योंकि भूमि और मृदा के अंदर एक जो डिफरेंस है वो क्या होता है। मृदा केवल भूमि का एक भाग होता है, यानी वह ऊपरी सतह, वह ऊपरी सतह जो दानेदार कणों से मिलकर बनी होते हैं, दानेदार कणों के आवरण से जो बनी होती है वो क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। और जो भूमि से निकली हुई यानी भूमि से ये जो मृदा होती है वो क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। इसलिए भूमि की गुणवत्ता उसके मृदा आवरण द्वारा निर्धारित होती है, यानी जो भूमि की गुणवत्ता है वो मृदा के आवरण द्वारा निर्धारित होती है। यानी जो भूमि है उस पर किस प्रकार की जो है मृदा वो पाई जाती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने देखा भी मृदा जो क्या है और इसका जो निर्माण है वो किस प्रकार होता है। मृदा का जो निर्माण होता है वो चट्टानों से प्राप्त सेल कणों के द्वारा होता है, यानी चट्टानों से जो प्राप्त खनिजों, चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों से मिलकर बनती है। मृदा का जो निर्माण होता है वो क्या है, खनिज पदार्थों और जैव पदार्थों से मिलकर बनी होती है और ये भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों का एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके साथ साथ किसी भी क्षेत्र में मृदा जो होती है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कृषि के प्रतिरूप को ये निर्धारित करती है। कृषि जो प्रतिरूप होता है यानी कृषि का जो सत्र होता है उसको निर्धारित करती है। यानी अब भूपृष्ठ की जो ऊपरी परत होती है जहाँ पे पौधे और जीव जंतु जो पाए जाते हैं, पौधे और जो जैव पदार्थ पाए जाते हैं उनके गलने सड़ने से भी क्या है, मृदा का निर्माण होता है। अब जो पौधे और जो अपशिष्ट जैव पदार्थ होते हैं, यानी जो पौधों के जैसे पत्ते हैं या छोटे जो पौधे हैं होते हैं, सूखने के बाद वो क्या है मृदा के अंदर मिल जाते हैं
और इन्हीं पदार्थों के मिलने से किसका निर्माण होता है, ह्यूमस का निर्माण होता है। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस जो होती है वो टूटी फूटी चट्टानों के साथ मिलकर मृदा की जो ऊपरी परत है उसका निर्माण करती है। और ह्यूमस जो होती है वो एक पतली परत होती है जो किसी भी मृदा के जो उपजाऊपन को है वो बढ़ा देती है, उपजाऊपन को बढ़ा देती है, यानी उसकी उपयोगिता को महत्वपूर्ण कर देती है। इसके साथ जितने भी परतदार जो संरचना की जनक चट्टानें होती है उसकी ऊपरी सतह तक फैली होती है। जनक चट्टानों की जो सतह होती है वो ऊपरी सतह तक फैली होती है। अब इसके बाद में हम मृदा संसाधन के बाद में हम बात करते हैं मृदा परिच्छेदिका की। मृदा परिच्छेदिका, मृदा का तो आपको पता चल गया अभी मृदा क्या है, और परिच्छेदिका क्या होता है, विभाजन। यानी किसी भी प्रकार की जो मृदा होती है वो कितने सत्र में होती है, उसका सत्र क्या होता है। विभिन्न प्रकार की जो मृदाएं होती है, यानी भूमि की सबसे ऊपरी परत होती है मृदा की, वो क्या है, उससे जो नीचे परत होती है वो कौन सी होती है, उससे नीचे जो परत होती है वो कौन सी होती है। इसलिए मृदा क्या है, भूमि के अंदर विभिन्न प्रकार के सत्र में पाई जाती है, यानी परत के अंदर पाई जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, परिच्छेदिका कहा जाता है। अब हम देखते हैं भी मृदा जो परिच्छेदिका होती है उसके अंदर एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ भी ये जो हमारी भूमि, इसका जो ऊपरी भाग है जिसमें हम विशेष तौर पर पेड़ पौधे लगाते हैं या जो कृषि की जाती है, वो हमारी जो ऊपरी परत होती है उसको हम ऊपरी मृदा बोलते हैं। ऊपरी मृदा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऊपरी मृदा। इसके जो नीचे का भाग है, यानी दूसरे नंबर पर जो होती है जिसमें बारीक कणों के साथ साथ जो मिट्टी होती है वो क्या है, उपमृदा के नाम से जाना जाता है, जिसको हम उपमृदा कहा जाता है या उपमृदा कहते हैं। अब ऊपरी जो मृदा होती है इसके अंदर, ऊपरी मृदा के अंदर जो ह्यूमस की मात्रा होती है, ह्यूमस और चट्टानों के जो सेल कण जो होते हैं वो पाए जाते हैं। इसके साथ जो उपमृदा होती है वो क्या है, ऊपरी मृदा की नीचे का जो सत्र होता है वो होती है, और इसमें क्या होते हैं, अपक्षित जो चट्टानें होती है, अपक्षित चट्टानें यानी जो टूटे हुए और घुलनशील जो पदार्थ होते हैं, या आयरन जो ऑक्साइड होता है, घुलनशील पदार्थ या आयरन ऑक्साइड, वो क्या है, उपमृदा के अंदर पाए जाते हैं। तीसरा है इसके अंदर जो खंडित चट्टान जिसे बोलते हैं या अपक्षित चट्टान बोलते हैं। तीसरे नंबर की जो अपक्षित चट्टानें होती हैं वो क्या होती है, जो छोटे छोटे या टुकड़ों के तौर पर होती है, जिसमें कंकड़ पत्थर जो बारीक मात्रा में होते हैं। इसके नीचे जो जनक चट्टान की ये जो सतह होती है वो क्या है, सबसे निचली जो चट्टान होती है जिसे जनक चट्टान बोला जाता है, जनक चट्टान बोला जाता है। इस चट्टान के ऊपरी भाग में और उपमृदा के नीचे स्थित होती है, और इसमें चट्टानों के जो है वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। अब सबसे निचले सत्र पर आते हैं, तो सबसे जो अंतिम या नीचे की जो परत होती है वो क्या कहलाती है, जनक चट्टान कहलाती है। और इस परत में जनक चट्टानें आती है, यानी जो बड़ी जो ठोस चट्टानें होती हैं उनको हम जनक चट्टान कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार की जो जनक चट्टानें होती है वो विभिन्न जो जलवायु प्रकार की मृदा के निर्माण का प्रमुख कारण होती है। अब हम इस मृदा संसाधन के साथ साथ
जो मृदा को प्रभावित करने वाले कारक हमने जो पढ़े थे, मृदा को प्रभावित करने वाले कारक हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं भी जो मैंने इसमें लिखा था, जो भूस्खलन होता है, भूस्खलन जो होता है वो क्या होता है, जैसे पहाड़ी कोई क्षेत्र होता है, यहाँ जो नदियाँ होती है अत्यधिक जो वर्षा के समय क्या होती है, वर्षा के कारण जो तेज बहाव का जो पानी होता है, इस बहाव के कारण जो इस चट्टानों की जो ऊपरी जो कण होते हैं वो क्या है, कमज़ोर पड़ जाते हैं और इनके जो हिस्से होते हैं वो क्या है, बहकर नीचे जो है भूमि की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, भूस्खलन बोलते हैं। इसके दूसरा कारण है जो पृथ्वी का जो भूकंप आता है, भूकंप के कारण भी क्या होता है, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह हिलती है या पृथ्वी पे जो दरारें पड़ जाती है, उससे भी क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों का जो मलबा है वो है नीचे आ जाता है और वो भी क्या कहलाता है, भूस्खलन कहलाता है। अब हम बात करते हैं जो मृदा को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है। मृदा को प्रभावित करने वाले, मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है, हर क्षेत्र के अंदर विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है और जो मृदा के प्रकार है या मृदा के निर्माण को जो प्रभावित करने वाले कारक है, तो सबसे पहले आता है जनकशील। जनकशील क्या है, मृदा के जो रंग होता है, मृदा का जो रंग होता है उसका गठन किस प्रकार होता है, यानी उसका निर्माण कैसे होते हैं, उसके जो रासायनिक जो गुण होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उसके में प्राप्त होने वाले जो खनिज होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी जो है मात्रा कितनी होती है और किस प्रकार की होती है, ये सब क्या होती हैं, सेल मृदा, जो सेल मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी जनकशील कहलाते हैं। दूसरा आता है उच्चावच। किसी भी स्थान का जो सतल है वो किस प्रकार का है, उच्चावच। उच्चावच क्या है, उच्चावच जो है किसी भी प्रकार के ढाल, यानी मृदा का जो ढाल है वो क्या है, तीव्र है या फिर मंद है, किस प्रकार का होता है, ये सभी भी क्या है, जो किसी भी मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब यदि अत्यधिक ढाल होता है तो वहाँ पे जो पानी का जो बहाव होगा वो क्या होगा, तेज होगा और जो मृदा अपरदन का भी क्या है वहाँ पे महत्वपूर्ण कारण होगा। मंद ढाल होता है उस क्षेत्र में मृदा अपरदन क्या है, बहुत ही कम होता है। इसके साथ इसके बाद में आता है जलवायु, यानी जलवायु जो होती है वो क्या है, तापमान एवं वर्षा मृदा के निर्माण की दर को भी क्या है, प्रभावित करती है। तापमान और मृदा ये भी क्या है, इसके निर्माण को प्रभावित करती है। इसके कारण क्या होती है, जो जनक चट्टानें होती है, जो या चट्टानें जो होती है वो अपक्षयित हो जाती है, या इसको हम बोलते हैं टूट जाना। टूट जाना क्या होता है, जिन क्षेत्रों के अंदर तापमान अधिक जो होता है और वर्षा के कारण क्या होता है, अत्यधिक तापमान के कारण और अत्यधिक वर्षा के कारण क्या जो सेलकण होते हैं वो क्या होते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं और वो भी क्या है, टूटने के बाद जो मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। इसके साथ साथ आएगा समय, यानी किसी भी क्षेत्र के अंदर जो समय है वो एक महत्वपूर्ण कारक है।
समय जो मृदा विभाजन की जो मोटाई को है वो निश्चित करते हैं। मृदा निर्माण का जो आकस्मिक प्रक्रिया नहीं होती, यानी मृदा के निर्माण के अंदर बहुत अधिक समय लगता है, कम समय के अंदर जो है मृदा का निर्माण जो है वो नहीं होता। कई वर्षों की लंबी जो प्रक्रिया के कारण ही जो है मृदा का निर्माण होता है। जितने भी प्रकार के जो जीव जंतु, पेड़ पौधे, अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं वृक्षों के, उनके अपघटन से क्या है जो लंबे समय तक पड़े रहने या गलने सड़ने के बाद ही मृदा का जो है निर्माण होता है। अब वनस्पति, प्राणीजात और सूक्ष्म जीव, ये भी सब क्या होते हैं मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण कारण होते हैं। देखिए मृदा के जो निर्माण में पेड़ पौधे, जानवर भी क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपक्षित जो पेड़ पौधे होते हैं, अपक्षित जो पेड़ पौधे होते हैं जो गलने सड़ने के बाद जो है मृदा में परिवर्तित हो जाते हैं और ह्यूमस का निर्माण भी करते हैं, ह्यूमस का निर्माण भी करते हैं और जो ऊपरी मृदा होती है उसके उपजाऊपन को ये बढ़ा देते हैं। जब पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो क्या है मृदा को जकड़े रहती है और उसको लंबे समय तक प्रयोग में रखती है और मृदा अपरदन को एक रोकने का एक महत्वपूर्ण कारक भी बनती है। इसके साथ साथ जो जीवाणु, कवक और अन्य जो जीव जंतु जो होते हैं ये भी क्या है पेड़ों और जानवरों से अपघटित होते हैं या अपघटन की प्रक्रिया के कारण मृदा का निर्माण करने में सहायता प्रदान करते हैं। अब मृदा को जो प्रभावित करने वाले कारक थे, यहाँ तक इस जो चैप्टर का ये जो भाग था मृदा को प्रभावित करने वाले कारक और अपक्षित जो चट्टानें थी और इन किसी भी मृदा के भूमि के ऊपर कितने प्रकार की जो है वो चट्टानें यानी ऊपरी मृदा और जो सत्र होता है यानी मृदा जो परिच्छेदिका होती है वो क्या होती है, इसके बारे में हमने इसमें पढ़ा। आगे जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे वो हम करेंगे मृदा का निम्नीकरण, मृदा का निम्नीकरण यानी किन कारणों से जो मृदा है वो अपघटित होती है या उसकी उपजाऊपन में कमी आती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा करवाया गया ये मुख्य जो बिंदु है वो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। जितने भी विद्यार्थी हैं मैं उनसे आग्रह करता हूं या निवेदन करता हूं कि वो इन वीडियो को जितनी भी जो वीडियोस जो भेजी जा रही है उनको कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर देखें और अपनी बुक में से लेसन को 2 बार रीड करने के बाद ही क्वेश्चनों के आंसर उसमें अपनी पेयर नोटबुक में करें। धन्यवाद।